तत्काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय मगध साम्राज्य हमने शुरू कर दिया था। और मगध साम्राज्य में आपने जो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और इसके बाद दंत वंश के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया। आज आपको जो है विदेशी आक्रमण के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट डे फिर हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज विदेशी आक्रमण के बारे में देखते हैं। आपको पता है कि भारत में एंशिएंट काल, मिडिल काल, मॉडर्न काल हमेशा विदेशियों का आक्रमण होता था। और ये कब हुआ है? जब भी भारत में जो साम्राज्य है या जो यहाँ के राजा है वो कमजोर रहे हैं, या जो आप देखेंगे जो साम्राज्य है वो छोटे छोटे भागों में विभाजित रहा है, या राजाओं के बीच आपस में जो बहुत ज़्यादा मतभेद रहा है, तो ऐसे टाइम में ही विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो एंशिएंट काल में जो सबसे पहला आक्रमण हुआ है विदेशी, वो ईरानियों का हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला आक्रमण किन लोगों ने किया था, तो ये ईरानियों का आक्रमण है। और दूसरा जो विदेशी आक्रमण होता है भारत पर, वो यूनानियों का होता है, जिसमें पहले जो यूरोपीय व्यक्ति हैं आक्रमण करने वाले भारत पर, वो सिकंदर होंगे, जो कि ग्रीस के शासक हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं विदेशी आक्रमण का, और पहले जो विदेशी आक्रमणकारी हैं वो ईरानी हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो आज का आपका जो पहला हेडिंग है वो अखमनी साम्राज्य या ईरानी आक्रमण, या अखमनी आक्रमण या ईरानी आक्रमण का है। और इसमें आप देखेंगे भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण अखमनी वंश के राजाओं ने किया था, यानी कि पहले लोग हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया है। तो वंश पूछे या व्यक्ति पूछे, दोनों एक ही है, अखमनी वंश या अखमनी जो है राजा। इंपॉर्टेंट है, बच्चों ध्यान देंगे। आगे है अखमनी वंश का संस्थापक साइरस सेकंड था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अखमनी वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? तो वो साइरस सेकंड है। इन्होंने 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन ये एक असफल आक्रमण था, यानी कि उन्हें सफलता नहीं मिली थी, या भारत के वो क्षेत्रों को अपने अधीन नहीं कर पाए थे। तो इनका जो आक्रमण था ये असफल था। लेकिन जो पहले आक्रमणकारी हैं ये साइरस सेकंड है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। आगे है साइरस सेकंड का उत्तराधिकारी दारा प्रथम, या इन्हीं का नाम है डेरियस प्रथम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले ईरानी आक्रमणकारी हैं, या ये पहले विदेशी आक्रमणकारी हैं जिन्होंने भारत के क्षेत्रों को विजित किया था। लेकिन अगर ये पूछे कि किसने सबसे पहले आक्रमण किया है, तो साइरस सेकंड ने। हालांकि वो क्षेत्रों को विजिट नहीं कर पाए थे या असफल हो गए थे। लेकिन जो पहला सफल आक्रमणकारी है वो डेरियस प्रथम है, या दारा प्रथम इनको कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। इन्होंने भारत पर पहला जो है आक्रमण किया और ये सफलता भी पाए हैं। आगे है डेरियस प्रथम ने भारत के उत्तर पश्चिम के सिंध प्रदेश पर विजय प्राप्त किया था। यानी कि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो डेरियस है उन्होंने जब आक्रमण किया तो भारत के किन क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार किया था? तो उन्होंने सिंधु प्रदेश के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जो है कायम किया था, या सिंध क्षेत्र को उन्होंने अपने कब्जे में किया था। तो ये है आपके ईरानी आक्रमणकारी, जो कि पहले हैं। और उन्होंने जो है महत्वपूर्ण दो राजा हैं, पहले साइरस जो है पहले जो है वो साइरस सेकंड है, और दूसरे जो है वो आपके डेरियस प्रथम या दारा प्रथम है। आगे है सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे कि जो दूसरा आक्रमण है वो सिकंदर का हुआ है, यह यूनानी आक्रमण है। और ये सिकंदर जो है ये मकदूनिया के शासक हैं, जो वर्तमान में आप जानते हैं ग्रीस के नाम से जाना जाता है। ये वहाँ के शासक हैं, और इन्हीं के गुरु हैं अरस्तु, जिनके आप देखते हैं कि शिष्य हैं ये। और इन्होंने भारत पर आक्रमण करने की इच्छा जाहिर की। और ये क्यों आक्रमण करते हैं? तो इनका सपना था विश्व विजेता बनने का, ये पूरे विश्व को विजित करना चाहते थे। यही सपना लिए वो जो है यूरोपीय कंट्रीज से एशिया की तरफ बढ़ते हैं, और एशिया के ज़्यादातर जो देश थे उसको उन्होंने अपने अधीन किया। जैसे जितनी भी अरेबियन कंट्रीज थी उन सबको उन्होंने जीता। यहाँ तक कि उन्होंने अफ्रीका के जो मिस्र का और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उस एरिया को भी जीत लिया था। लेकिन वो आगे एशिया के बाकी क्षेत्रों को विजिट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो पाकिस्तान या कहीं अफगानिस्तान का जो एरिया है वहाँ से जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ते हैं, और खैबर दर्रा होते हुए ये भारत में एंट्री करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे एक जनजाति थी जो काफ़ी हिम्मत वाली थी, काफ़ी एक तरीके से कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति की थी, जिसने जो ये आक्रमण था या कहिए कि जो सिकंदर थे, इनको भारत में 1 महीने तक नहीं घुसने दिया। लगभग 1 महीने तक इन्हें इस खैबर दर्रे में जनजातियों से युद्ध करना पड़ा। और एट लास्ट जो है सिकंदर एक बहुत नाराज हो जाते हैं,
क्षेत्र भी मिलेगा और प्लस पैसे की भी प्राप्ति होगी। तो आम्ही को सबसे पहले जो है आक्रमण करते हैं, लेकिन आम्ही पहले ही सरेंडर कर देते हैं और आम्ही की मदद से जो है ये आगे बढ़ते हैं और कश्मीर के क्षेत्र में जो राजा है वो पोरस ये जो है अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए थे या शासक थे यहाँ के। तो जब यहाँ पे आते हैं तो पोरस को उन्हें चुनौती देनी पड़ती है और पोरस का जो राज्य था वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में था और ये काफ़ी एक तरीके से कहेंगे शक्तिशाली या बहुत ही स्वाभिमानी राजा थे। इन्होंने सिकंदर से युद्ध करने का जो है न्योता स्वीकार किया और उस समय की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि जो पोरस है वो हार गए थे और हुआ क्या था, तो ये जो झेलम नदी है जिसको उस समय वितस्ता कहा जाता था, वैदिक काल में झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था। ये नदी पहाड़ी नदी है और जब बारिश के मौसम में काफ़ी उफान पे रहती है या इसका जो बहाव है काफ़ी तीव्र होता है, तो उस समय बारिश हो गया था और ये जो नदी थी काफ़ी उफान पे थी, यानी कि इसे पार करना संभव नहीं था और पोरस जो थे वो निश्चिंत थे। उन्हें लगा था कि ये जो झेलम नदी है ये पार करना संभव नहीं है, तो सिकंदर जो है इसे पार करके हमारे राज्य में पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन सिकंदर उस उफनती हुई नदी को रातों रात सैनिकों के साथ पार कर जाते हैं और सिकंदर को झेलम नदी के किनारे युद्ध के लिए ललकारते हैं। जो पोरस है ये अपनी जो है एक बहुत भव्य सेना के साथ या कहें कि बहुत बड़ी सेना के साथ सिकंदर से युद्ध करने के लिए झेलम नदी के किनारे जाते हैं और इनके पास जो सेना थी ये जो है काफ़ी बड़ी थी, लेकिन ये पुरानी पद्धति की थी या कहीं इनकी जो तकनीक थी वो काफ़ी पुराने थे, इनके हथियार पुराने तरीके के थे। इनके जो युद्ध करने वाले थे वो आप देखेंगे ज़्यादातर हाथियाँ थी इनके जो है रणभूमि में और दूसरी तरफ सिकंदर के जो सैनिक थे वो ज़्यादातर घुड़सवार थे। जो सिकंदर का आप देखेंगे कि सेना के पास हल्की तलवारें हैं और उनके पास तीर धनुष है, इस तरह के जो है हल्के और काफ़ी जो है तेज चलने वाले हथियार हैं। दूसरी तरफ जो पोरस है इनकी जो हथियार है या जो सैनिक है उनके पास भाले हैं या पुराने तरीके के हथियार हैं और इनकी जो सेना में है बड़े पैमाने पे हाथियाँ शामिल हैं जो बहुत स्लो गति से चलती हैं या अगर उनको तीर लगे तो वो वापस अपने ही लोगों को रौंद देती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जिम्मेदार हो जाती हैं। दूसरी बात है कि बारिश होने की वजह से जो नदी का एरिया था वो काफ़ी दलदली हो गया था, यानी कि काफ़ी कीचड़ हो गया था, जिसमें जो पोरस है उनके रथों के जो पहिए हैं वो जाकर के फंस जाते हैं और रथ आगे नहीं बढ़ती है। हाथियों को इन्होंने पहले आगे मतलब पहली श्रेणी में रखा था या आगे रखा था, जिनको सिकंदर के सैनिकों ने जब तीर से वार किया तो तीर लगने के बाद वो बौखला करके वापस अपने ही सैनिकों को रौंदना शुरू कर देती हैं। उनके हथियार काफ़ी हल्के थे और दूसरी तरफ जो है हल्के और तेज हथियार के साथ और फुर्त घोड़ों के साथ जो सिकंदर के सैनिक हैं वो पोरस के बचे हुए लोगों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो ऐसे में जो पोरस है वो हार जाते हैं और इसके लिए काफ़ी हद तक परिस्थितियाँ और पुरानी टेक्नोलॉजी भी जो पोरस को हार जाना पड़ता है और एक मतलब जो है घमासान युद्ध के बाद पोरस हार जाते हैं और उनको बंदी बना लिया जाता है। तो यहाँ से एक कहावत भी प्रचलित है कि जब उनको बंदी बनाया जाता है और सिकंदर के सामने पेश किया जाता है तो सिकंदर कहते हैं कि बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो वहाँ पे पोरस कहते हैं जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो उनकी इस स्टेटमेंट से सिकंदर बहुत प्रभावित होते हैं। जंजीरों से जकड़ा हुआ एक हारा हुआ व्यक्ति और उसकी अभी भी अंदर इतनी जो है दृढ़ इच्छा शक्ति है या इतना ज़्यादा वो मतलब अपने आप को रखता है हिम्मत कि इस तरह से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने पोरस को आज़ाद कर दिया और उनको अपना दोस्त बना लिया और उनके जीते हुए साम्राज्य को भी उनको वापस कर दिया और उसके बाद आगे के क्षेत्रों को युद्ध करने के लिए या विजित करने के लिए बढ़ते हैं। यहाँ पे पोरस भी उनकी मदद करते हैं आगे के क्षेत्रों को जीतने में और उनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। और जो सिकंदर है वो बाकी के क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया और नीचे का क्षेत्र जो पंजाब का एरिया है उन सारे क्षेत्रों को वो विजित करते हैं। लेकिन रावी नदी के तट पर जब वो पहुँचते हैं तो उसके पश्चिमी तट पर पहुँचने के बाद उनके जो सैनिक हैं ये युद्ध करने से मना कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सिकंदर है ये काफ़ी टाइम से घर से निकले हुए थे, इनको कई साल हो गए थे घर से निकले और इतने लंबे क्षेत्र को पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र है काफ़ी देखेंगे ब्रॉड है, फिर अफ्रीका का क्षेत्र जो उत्तरी है वो भी काफ़ी ब्रॉड है। इन क्षेत्रों को जीतते हुए आगे बढ़ते हुए सिकंदर को कई साल लग गए थे। इस बीच बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, बहुत सारे सैनिक घायल हो गए थे, बहुत सारे जो है सैनिक उन्हें अब अपने घरों की याद आ रही थी और सालों से युद्ध करते करते वो थक चुके थे। उनकी जो इच्छा शक्ति थी जो आप देखेंगे वो काफ़ी एक तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी, उनके कपड़े पुराने हो चुके थे या फट चुके थे और अब उन्हें और हिम्मत नहीं था युद्ध करने का। और दूसरी तरफ उन्होंने बहुत सारे लोगों से ये सुन रखा कि जो मगध साम्राज्य
भारत की जो जनजातियां हैं वो निवास करती थी और उन जनजातियों ने सिकंदर को लगभग 1 महीने तक उस दर्रे से भारत में प्रवेश करने से रोका। सिकंदर को काफी परेशानी हुई। लगभग 1 महीने के युद्ध के बाद जाकर के वो इन जनजातियों को हरा पाए थे और हराने के बाद उन्होंने बहुत क्रूरता से इनका दमन किया था, यानी कि महिलाओं, बच्चों या जिसको भी इन्होंने पाया किसी को नहीं छोड़ा था। काफी इन्होंने यहाँ पे कत्लेआम किया। उसके बाद ये जो तक्षशिला में प्रवेश करते हैं और तक्षशिला के जो शासक थे उस समय आम्ही थे। ये इतिहास में पहले ऐसे शासक माने जाते हैं जिन्होंने अपने देश के साथ एक तरीके से कहेंगे कि गद्दारी की है या विदेशी का स्वागत किया है जो कि भारत पे आक्रमण करने के लिए आए थे। इन्होंने बिना युद्ध के ही उनके सामने सरेंडर कर दिया और उनसे जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इवन यहाँ तक उन्होंने आगे उनका मदद करने का भी आश्वासन दिया और पोरस के ऊपर आक्रमण करने के लिए भी उन्होंने ही प्रोत्साहित किया था। सिकंदर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और कश्मीर के क्षेत्र में झेलम नदी के आसपास का जो एरिया है ये उस समय के जो शासक थे पोरस उनके साम्राज्य में आता था। वो यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जो पोरस है उस समय थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं क्योंकि जो झेलम है उसे प्राचीन काल में वितस्ता के नाम से जाना जाता था। यानी कि आप देखेंगे वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल या इस सारे कालों में झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था और ये पहाड़ी नदी है। यानी कि यहाँ पे जब बारिश होता है या पानी की मात्रा अधिक होती है तो इसमें उफान बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत तेज बहाव होता है और इन नदियों से पार करके या तैर करके दूसरे साइड जाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में जो पोरस है वो निश्चिंत हो जाते हैं कि इस मौसम में जब बारिश हो रही है और नदी इतनी उफान पे है तो सिकंदर नदी को पार नहीं कर पाएंगे, यानी कि आक्रमण नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सिकंदर है वो रातों रात नदी को पार कर जाते हैं। उनकी पूरी सेना नदी के इस पार आ जाती है और पोरस को युद्ध के लिए वो मैदान में लौटाते हैं। पोरस की सेना बहुत विशाल थी, उनके पास बहुत सारे संसाधन थे लेकिन वो काफ़ी पुराने टेक्नोलॉजी के थे या कहिए कि आधुनिकता नहीं थी उसमें। एक तरफ सिकंदर का जो सेना है उनके पास तेज तर्रार घोड़े हैं, उनके पास हल्की तलवारें हैं, उनके पास तीर धनुष है और दूसरी तरफ जो पोरस है उनके पास रथ है और उनके पास हाथियां हैं युद्ध के लिए और उनके जो हथियार हैं सैनिकों के वो भाले हैं या प्राचीन पद्धति के काफ़ी भारी हथियार हैं जो मतलब आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, लोगों की युद्ध शैली में बदलाव नहीं है। तो ऐसे में जब ये युद्ध होता है तो जो सिकंदर की सेना है वो बहुत कम होने के बावजूद भी बहुत एक तरीके से कहेंगे भव्य और बड़े सैनिक जो कि पोरस की थी उसे हरा देती है। उसके पीछे उस समय की कुछ प्राकृतिक जो परिस्थितियाँ भी थी क्योंकि बारिश होने की वजह से नदी के आसपास का जो एरिया था वो काफ़ी दलदली हो गया था और उन दलदली क्षेत्रों में जो पोरस के रथ थे उनके पहिए जो है वो फंस जाते हैं और युद्ध में क्रियाशील नहीं हो पाते। पोरस ने हाथियों को जो सैनिकों की श्रेणी थी उसमें सबसे आगे खड़ा किया था क्योंकि हाथी जो होती हैं वो समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। यानी कि जिस राजा के पास जितनी ज़्यादा हाथी हुआ करता था उसे माना जाता था कि वो उतने ही पावरफुल है और जितने भी महत्वपूर्ण उनके सेनापति थे या जो महत्वपूर्ण उस समय के साहूकार, जमींदार या जो उनके कर्मचारी हुआ करते थे वो सारे लोग इन्हीं हाथियों पे ही सवार होते थे युद्ध के मैदान में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जो रथ है वो दलदल में फंस जाते हैं और जो हाथियाँ हैं वो आगे थी जिनको जो सिकंदर की सेना है जब तीर से उनके ऊपर प्रहार करती है तो हाथियाँ घायल होने के बाद वापस टर्न हो जाती हैं और पोरस के सैनिकों को भी रौंदना शुरू कर देती हैं और बड़े पैमाने पर इसमें जो सैनिक हैं वो घायल हो जाते हैं और जो पोरस की सेना है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। दूसरी तरफ तेज तर्रार घोड़े और हल्के हथियार के साथ जो सिकंदर है वो इनके सैनिकों पर हमला कर देते हैं और इस युद्ध में जो पोरस है वो हार जाते हैं और उनको बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद उनको सिकंदर के सामने पेश किया जाता है जहाँ से संबंधित एक कथन बहुत फेमस है, मोस्टली बच्चों को रटा रहता है क्योंकि ये काफ़ी जो है मज़ेदार है क्योंकि इससे हमें अपने राजाओं के ऊपर थोड़ा सा प्राउड फील होता है क्योंकि जो सिकंदर है वो यहाँ पे कहते हैं पोरस से कि बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस कहते हैं कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है या जैसा एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। उनके इस स्टेटमेंट से जो सिकंदर थे वो काफ़ी प्रभावित हुए और उनकी इस इच्छा शक्ति और उनकी इस विश्वास पर एक तरीके से कहें उनकी इस निडरता पे वो बहुत जो है एक तरीके से कहेंगे कि झुक जाते हैं और उनको अपना मित्र बना लेते हैं और उनके जीते हुए जो साम्राज्य के क्षेत्र हैं उन्हें वापस कर देते हैं। उसके बाद जो पोरस है उन्हें हेल्प करते हैं आगे के क्षेत्रों को विजिट करने में और आगे के क्षेत्र जो पंजाब का एरिया है, जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों को विजिट करते हैं सिकंदर और नीचे की तरफ
इनके कपड़े वगैरह जो है वो खराब हो रहे थे या कपड़े वगैरह इनके फट चुके थे और इन्हें डर भी लग रहा था कि आगे बढ़ना मतलब मौत को गले लगाना। और इतने सारे सैनिकों को उन्हें अपने सामने मरते हुए देखा था, तो अब उनकी जो हिम्मत है वो जवाब दे रही थी। ऐसे में इन्होंने मना कर दिया आगे बढ़ने से। और यहाँ पे जो सिकंदर है वो बहुत कोशिश करते हैं अपने सैनिकों को मोटिवेट करने का और बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोत्साहन करने का कोशिश किया और उन्हें बहुत ज़्यादा स्पीच दिया मोटिवेशनल कि वो मोटिवेट हो, उनके अंदर हिम्मत आए और वो आगे बढ़े। लेकिन वो यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाते हैं। उनके जो सैनिक हैं वो पूरी तरह से जो है मना कर देते हैं, वो आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं, वो उनके ऊपर किसी बात का कोई असर ही नहीं होता है। ऐसे में जो सिकंदर है उन्हें मजबूर होकर के अपने आप को वहाँ पे रोकना पड़ता है और वहाँ पे संकल्प लेके जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं दोबारा आऊँगा और आगे के क्षेत्रों को जरूर विजिट करूँगा। वहाँ से वो जब लौटते हैं तो लौटते हुए जो रास्ते में छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे जो प्रदेश पड़ते हैं, गणराज्य पड़ते हैं, उन सबको वो जीतते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं जब भी कोई शासक या साम्राज्य काफी कमजोर होता है उसी समय विदेशियों का आक्रमण होता है। और ये जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था यहाँ पे छोटे छोटे गणराज्य, छोटे छोटे राज्य, छोटी छोटी जनजातियों का क्षेत्र था जिनमें आपस में पट्टी नहीं थी या कोई ऐसा राजा नहीं था कि जो इन सबको जीत करके अपने साम्राज्य में मिला करके एक छत्र शासन करे। तो ये छोटी छोटी शक्तियाँ काफी कमजोर थी, उनको हराना काफी आसान था, इसीलिए विदेशी जो है वो इधर आकर्षित हुए आक्रमण करने के लिए। और ऐसा बार बार हुआ है इतिहास में, जब भी इधर के एरिया में कोई मजबूत शासक नहीं रहा तो आक्रमण हुए हैं। ये इधर आप देखेंगे उत्तर के क्षेत्र में तो मगध साम्राज्य था, तो यहाँ पे तो सब लोगों को कंट्रोल कर रखा था, लेकिन जो पश्चिमोत्तर सीमा था वहाँ पे छोटे छोटे राज्य, गणराज्य थे जिनको कोई राजा कंट्रोल नहीं करने वाला था, आपस में वो लड़ रहे थे, कमजोर शासक थे और इसी वजह से जो सिकंदर हैं इनको हराते हुए चले गए। हालांकि छोटे ही सही, लेकिन कुछ कुछ गणराज्य ऐसे थे जिन्होंने सिकंदर को बहुत ज़्यादा टक्कर दिया और सिकंदर बहुत मुश्किल से इनको विजित कर पाए थे। इसी दरमियान वो जब आगे बढ़ते हैं तो अपने सैनिकों को दो भागों में बांट देते हैं। एक टुकड़ी जल सेना यानी कि जल मार्ग से वापस जाती है यूरोप को और दूसरी जो टुकड़ी है वो स्थल मार्ग से यूरोप को वापस जाती है। जल मार्ग से जो सेना जाती है वापस वो नेरियाकस के नेतृत्व में जाती है और जो स्थल मार्ग से सेना यूरोप को वापस जाती है वो क्रिटेशियस के नेतृत्व में जाती है। हालांकि आगे जब ये बढ़ते हैं तो ईरान के बेबीलोन नामक स्थान पर इनका तबीयत खराब होने की वजह से इनका डेथ हो जाता है और बहुत कम एज में लगभग 23 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा शासक है या वो कौन सा व्यक्ति है जो 3 महाद्वीपों से संबंधित है। तो ये सिकंदर ही है जिनका जन्म यूरोप में हुआ है, जिनका जो मृत्यु है वो एशिया में हुआ है और इनका जो अंतिम संस्कार है या जो अंत्येष्टि है ये अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। इन्होंने तीनों महाद्वीपों में अपने क्षेत्र का विस्तार किया था और बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। लौटते हुए इन्होंने अपने साम्राज्य को कई भागों में बांट दिया था और बहुत सारे लोगों को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिए गए थे, क्योंकि इन्हें पता था कि या इन्हें लगता था कि मैं वापस आऊँगा और मैं फिर से आगे के क्षेत्र को विजित करूँगा और तब तक अपने साम्राज्य की देखभाल करने के लिए वो विभिन्न लोगों को नियुक्त करके वापस लौट जाते हैं। लेकिन उनका सपना विश्व विजय का पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाता और रास्ते में बेबीलोन नामक स्थान पर 23 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्हीं के बारे में हम देख रहे थे। तो जो मैंने बताया इसमें सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे, एक बुकाफेला और दूसरा जो था वो निकैया। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आया हुआ है कि सिकंदर ने कौन से नगर का निर्माण किया था और किसके उपलक्ष्य में किया था या किस उपलक्ष्य में किया था। तो पहला जो है आपका ये बुकाफेला है, ये कि जो घोड़े के नाम पे है, इनका जो घोड़ा है प्रिय घोड़ा था जिसका नाम बुकाफेला था, वो भी इस सफर में उनका साथ छोड़ देता है और उसकी मृत्यु के बाद वो उसकी याद में एक नगर का निर्माण करते हैं जिसको बुकाफेला कहते हैं, जो कि इस घोड़े ने उनका बहुत साथ दिया था। अभी तक के इतने युद्धों में उनके साथ रहा और उन्होंने बहुत क्षेत्रों को विजित किया, तो इसलिए उन्होंने अपने इस घोड़े की याद में जो उनका प्रिय घोड़ा था इस बुकाफेला नगर का जो है स्थापना किया था। और दूसरा जो है नगर है ये निकैया है और ये इन्होंने पोरस के विजय के उपलक्ष्य में किया था, यानी कि पोरस एक बहुत ही समृद्धशाली या बड़े राजा थे, उनको हराना आसान नहीं था, तो इस सिकंदर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में उन्होंने इस नगर का निर्माण किया था जिसको निकैया कहा जाता है। तो ये उपलक्ष्य यानी कि मोटी और ये नगर दोनों आप लोगों को याद होने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, वापसी के समय सिकंदर अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त कर देते हैं और एक जल मार्ग से नेरियाकस के नेतृत्व में जाता है, दूसरा स्थल मार्ग से क्रिटेशियस के या क्रिटेरस
तक्षशिला के विरुद्ध हुआ था, और जो लास्ट आक्रमण उनका था वो पाटन राज्य के विरुद्ध था। एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान देंगे। भारत पर सिकंदर महान का आक्रमण दूसरा विदेशी व प्रथम यूरोपीय आक्रमण था। दूसरा विदेशी क्यों? क्योंकि इसके पहले ईरानी आक्रमण कर चुके हैं, आपने देखा भी, डेरियस जो है प्रथम यादारा प्रथम ये सफल हुए थे आक्रमण करने के, कुछ क्षेत्रों को, सिंध के क्षेत्रों को इन्होंने जीता था, तो वो पहले आक्रमणकारी हैं और ये दूसरे आक्रमणकारी हैं। लेकिन यूरोपीय कंट्री का ये पहले आक्रमणकारी हैं। तो अगर एग्जाम में आए कि यूरोपियों का प्रथम आक्रमण किसने किया था, या यूरोपीय कौन सा प्रथम आक्रमणकारी था, तो सिकंदर। लेकिन भारत पर आक्रमण करने वाला किस नंबर का आएंगे, तो ये दूसरे नंबर के आएंगे। आगे बढ़ेंगे। सिकंदर एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक पुरुष है जिसका जन्म मकदूनिया के यूरोप में 356 ईसा पूर्व में हुआ है, और मृत्यु बेबीलोन एशिया के 323 ईसा पूर्व में हुआ है, और अंतिम संस्कार सिकंदरिया नामक स्थान पर अफ्रीका में 323 ईसा पूर्व में हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार, 3 महाद्वीप और 3 जगह। आगे है, भारतीयों ने यूनानियों से निम्न में से कौन सी बातें सीखी हैं? तो छत्र प्रणाली, और इसके अलावा आप देखेंगे मुद्रा निर्माण की कला जो उलूक शैली में बना, इसका इन्होंने सीखा यूनानियों से। दूसरा, गांधार कला का विकास हुआ, भारतीय और यूनानी कला के मिश्रण से ही गांधार कला का विकास हुआ। तीसरा, जलीय स्थल मार्ग से भारत का संबंध पश्चिमी देशों से हुआ, यानी कि ऐसे बहुत सारे मार्गों का इन्होंने जो है खोज किया, या इनकी वजह से हम परिचित हुए उन मार्गों से, और उन मार्गों से हम यूरोप से जुड़े और वहाँ से हमारा आयात निर्यात बढ़ा। इसके अलावा उलूक शैली के सिक्के का निर्माण, मैंने बताया है कि उभरी हुई आकृतियां जो सिक्कों पर बनाई जाती हैं वही उलूक शैली है, और ये शैली आज भी हम अपनाते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासक था, घनानंद था, और मैंने बताया कि वो काफी शक्तिशाली थी, और उन्हीं के साम्राज्य के बारे में डर के या सुन के जो उनके सैनिक हैं वो आगे बढ़ने से मना कर देते हैं, और यहीं पे सिकंदर भी जाते, सिकंदर से मिलने जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य भी जाते हैं। आपको इस कला के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि गांधार कला क्या है। तो ये जो गांधार कला है ये एक मूर्ति कला है। इसके अलावा भारत में 2 और कलाएं थी उस समय, एक तो था मथुरा कला, मथुरा कला, और दूसरा आपका था अमरावती कला, अमरावती कला। ये तीनों जो कला है ये मूर्ति कला है बच्चों, याद रखेंगे, भवन निर्माण कला नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं, ये मूर्ति कला है। इसमें क्या है, इसमें भारतीय और यूनानियों का सम्मिश्रण है। इसके अलावा जो पॉइंट एग्जाम में आते हैं वो क्या है, ये नीले पत्थर का बनता था, नीले पत्थर का, इसमें जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो नीले पत्थर की होती थी। इसके अलावा इनका जो क्षेत्र था वो उत्तर पश्चिम था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में इनका विकास हुआ है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में इस गांधार कला का विकास हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें जो है भौतिकता को या सांसारिक चीजों को दिखाया गया है, भौतिकता को दिखाया गया है, यानी कि इसमें आध्यात्मिकता को नहीं दिखाया गया बल्कि भौतिकता को दिखाया गया है। ये नीले पत्थर का बना है, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विकास हुआ, ये भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण है। इतने पॉइंट आपको पता होना चाहिए। भौतिकता मीन्स होता है शरीर की बनावट को बहुत ज्यादा उभारा गया है, जैसे महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनी हैं इस कला में, उनमें उनके जो बाल है वो घुघराले बनाए गए हैं, उनके जो देखेंगे बालों मतलब घुघराले बनाने की वजह से इनको मुना कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो भगवान बुद्ध है उनके शरीर के मसल्स को काफी उभरा हुआ दिखाया गया, यानी कि हिष्ट पुष्ट पहलवान जैसा शरीर बनाया गया उनका। इसके अलावा यहाँ पे भगवान बुद्ध को सिलवटे युक्त वस्त्र पहनाए गए हैं जो कि पारदर्शी वस्त्र है। भगवान बुद्ध की मूछें बनाई गई हैं, भगवान बुद्ध को चप्पल जैसी चीजें बनाई गई, स्लीपर पहनाई गई है इस कला में। तो ऐसी कला है जिसमें उनके बाल है, जिसमें उनकी दाढ़ी मूछ है, जिसमें उनके जो घुघराले खूबसूरत बाल है, जिसमें उनके हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर है, जिसमें उनको कपड़े पहनाए गए हैं और जिसमें उनको स्लीपर पहनाए गए हैं, यानी कि उनको बहुत खूबसूरत दिखाने का प्रयास किया गया है। उनके पीछे जो एक तरीके से कहेंगे आभा मंडल बनाया गया वो काफी अलंकृत है, काफी चमकदार है। तो ये जो है विशेषता है गांधार कला की, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है कंपेयर करने के लिए भी और ऐसे भी। और दूसरा जो कला है वो है मथुरा कला, और जो मथुरा कला है ये भारतीय है, ये शुद्ध भारतीय कला है। ये लाल बलुआ पत्थर का होता था, लाल बलुआ पत्थर का होता था। इसके अलावा इसमें क्या विशेषता है, एक तो ये लाल बलुआ पत्थर का है और दूसरा ये आध्यात्मिक है, इसमें आध्यात्मिकता को दिखाया गया है, आध्यात्मिकता को दिखाया गया है।
यानी कि इसमें भौतिक चीजों को नहीं दिखाया गया है। इसमें भगवान बुद्ध को बिना वस्त्र का दिखाया गया है, बिना बाल के दिखाया गया है, कोई मुस्ताड़ी नहीं है, कोई कपड़े नहीं है और कोई सजावट नहीं है। वो ज्यादातर जो है पद्मासन मुद्रा में दिखाए गए हैं, लीन है वो पूजा में। तो यहाँ पे आध्यात्मिकता है, ये लाल बलुआ पत्थर के बने हैं और इनका जो क्षेत्र है ये मथुरा के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मथुरा के आसपास का क्षेत्र है, इसका एरिया मथुरा के आसपास का है और इसको जो संरक्षण दिया है कुषाणों ने सबसे ज्यादा दिया है, यानी कि मथुरा कला को कुषाणों ने संरक्षण दिया है सबसे ज्यादा। और इसके अलावा गांधार कला को भी कुषाणों ने ही संरक्षण दिया है। कुषाणों ने गांधार कला में इन दो कलाओं को कुषाणों ने संरक्षण दिया है। और आपका जो तीसरा है अमरावती कला, ये आप देखेंगे ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में था, आंध्र प्रदेश में इसका जो है विकास था और ये भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उस पर मूर्तियां बनाई गई हैं। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित या पुनर्जन्म से संबंधित जातक कथाओं को दिखाया गया है। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चीजों को दिखाया गया है, जीवन से संबंधित है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा पूछता है कि इसको जो संरक्षण दिया है वो 7 वाहनों ने दिया है, 7 वाहन शासक ने दिया है और ये संगमरमर का बना है, संगमरमर। यहाँ की जो मूर्तियां वो संगमरमर की बनी है। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा पूछता है, अमरावती कला को संरक्षण 7 वाहनों ने दिया, ये संगमरमर का बना है यानी कि व्हाइट संगमरमर का बना है। ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इसका विकास हुआ और इसमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनसे संबंधित जो है वो मूर्तियां बनाई गई है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है बच्चों, इसको भी देख लेते हैं। हकमनी या ईरानी के जो आक्रमण हुए थे वो आक्रमण के क्या कारण थे? तो पहला है ईरानी सम्राटों की पश्चिम में सुदृढ़ता, यानी कि ये जो है ये चाहते हैं कि जो ये पश्चिम के एरिया में काफी अपने आप को सुदृढ़ करके रखे हैं, अपने आप को काफी मजबूती से इन्होंने जो है टिका दिया है। तो ये अब अपने क्षेत्र विस्तार करना चाहते हैं पूर्व की तरफ, यानी कि भारत के पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ। तो ये मोटिव लेकर के ये आक्रमण करते हैं और भारत की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा है भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों की अस्थिर और अराजक राजनीतिक परिस्थिति। मैंने अभी बताया कि उत्तर पश्चिम के जो राज्य हैं वो अस्थिर हैं, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए हैं, उनमें आपस में कोई दोस्ती नहीं है, कोई ऐसा राजा नहीं कि जो उन सबको हरा करके नियंत्रण स्थापित करे या एक साम्राज्य की स्थापना करे। तो इन अराजक स्थितियों की वजह से या इन कमजोर लोगों की वजह से या इन विविध तरह के साम्राज्यों की वजह से छोटे छोटे कमजोर जो है क्षेत्रीय विस्तार है, कमजोर यहाँ के शासक है। तो ये भी एक रीजन है कि बार बार विदेशी यहाँ पे आक्रमण करते हैं या इन क्षेत्रों की तरफ बढ़ाते हैं। तो दूसरा रीजन है। तीसरा है जो उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा। आपको पता है जो उत्तरापथ मार्ग है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये कहीं ना कहीं जो आपका रेशम मार्ग है उससे भी जुड़ा था और उस मार्ग से भारत में भी व्यापार होता था, उस मार्ग से ऊपर के क्षेत्रों में भी व्यापारी आते जाते थे। तो ये उस मार्ग पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे ताकि वहां से आयात निर्यात भी हो सके और जो भी व्यापारी आते जाते उनसे टैक्स का भी जो वसूल किया जा सके। तो ये भी एक रीजन है कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा है सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे? तो पहला है भारत में किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव। अभी मैंने बताया कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो कंट्रोल कर सके सबको या बहुत दृढ़ता से शासन कर सके कि कोई उसे टक्कर लेने से डरे। तो ऐसा कोई साम्राज्य नहीं था। उत्तर के क्षेत्र में मगध था, तो आप देखेंगे कि मगध की तरफ नहीं बढ़े लोग, लेकिन जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र है एक बॉर्डर एरिया लगभग अफगानिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र, ये पूरा छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे आक्रमण बार बार हुए और लोग सफल भी हुए क्योंकि यहाँ के जो राजा है वो आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे को सहयोग नहीं करते थे। जैसे सिकंदर का स्वागत आम्बी ने किया तो पोरस ने विरोध भी किया, इसके बावजूद भी वो हार गए। तो आप देखेंगे ये रीजन सही है। आम्बी जैसे जो है देशद्रोहियों का सिकंदर से हाथ मिला लेना, यानी कि अगर इन्होंने स्वागत न किया होता और अपने दोस्तों के साथ मिलकर के या बाकी राजाओं के साथ मिलकर के सिकंदर का सामना किए होते तो सिकंदर भारत में विजय नहीं कर पाते या साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे हमेशा आप देखेंगे देशद्रोही राजा मिलेंगे आपको जो विदेशियों को स्वागत करेंगे और अपने ही जो है राजाओं को या पड़ोसियों को हराने के लिए उनको लालच देंगे कि आप आइए और आक्रमण कीजिए। जैसे आप देखेंगे बाबर को भी लोगों ने बुलाया था, गौरी को भी लोगों ने बुलाया था। ऐसे ही ये हमें बार बार इतिहास गवाह है कि बार बार इस तरह की गलतियां लोग किए हैं, इसीलिए से गांधी भी हैं जो सबसे पहले व्यक्ति ये करने वाले। नेक्स्ट है सिकंदर की तेज जो है तलवार सेना एवं घोड़ों की बहुता। मैंने भी बताया कि इसी की वजह से सिकंदर बार बार जीतते जा रहे थे और हमारे यहाँ के बड़े बड़े शासक, बड़े बड़े सैनिक, इतनी भव्य सारी व्यवस्थाएं फिर भी सब कुछ धराशाही हो गई उनके सामने,
क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो आधुनिक थी और तेज तरह के उनके घोड़े थे, उनके जो हथियार थे हल्के थे, काफ़ी तेज थे और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो विदेशी बार बार हमारे देश में आक्रमण किए और जीतते रहे। तो इतिहास गवाह है, बार बार हमने वही गलती की है, लेकिन फिर भी हम नहीं सीखे और बार बार ऐसा होता रहे और लास्ट में इतने सालों की गुलामी हमने झेला। तो बच्चों, आई होप आज का